So let us start. Our today's topic is error in measurement. आज हम बात करने वाले हैं कि एरर क्या होती है। एरर के बारे में आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता ही है फिजिक्स इज़ मेजरमेंट इज़ अ बैकबोन ऑफ फिजिक्स और फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स में हम बेसिकली करते क्या है, फिजिक्स में हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये सब करने के लिए हमें मेजरमेंट लेनी पड़ती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, फिर उनको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब जब बात मेजरमेंट की आती है तो हमेशा मेजरमेंट के साथ आती है एरर, इसलिए उसको कहा गया एरर इन मेजरमेंट। मतलब आप कितनी भी प्रिकॉशंस ले लो, कोई भी अगर हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें बेसिकली एरर होती ही है, चाहे वो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। तो उसी एरर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम दो टर्म पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। वो टर्म है बेसिकली, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेजरमेंट में दो तरह की वैल्यूज़ हो सकती है। एक होती है ट्रू वैल्यू और दूसरी होती है मेजर्ड वैल्यू। एक बार हम इन दोनों वैल्यू को अगर समझ ले तो फिर सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो देखो, व्हाट इज़ मीन बाय ट्रू वैल्यू। मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में क्या डिफरेंस है, दोनों का मतलब क्या है, वो हम समझ लेते हैं। ट्रू वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू। किसी भी चीज़ की जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट की कुछ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी हम नाप रहे हैं, तो हम जो क्वांटिटी नाप रहे हैं, जो मेजरमेंट हमने ली, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट में करते हो, प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशंस लेते हो, ऑब्जर्वेशन टेबल होता है, रीडिंग्स लेते हो, वो रीडिंग्स का मतलब ही यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू होता है। तो आप जो रीडिंग्स ले रहे हो उसको मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं, लेकिन उस चीज़ की जो ओरिजिनल रीडिंग है उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ मार्कर पेन। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस मार्कर पेन की डायमीटर निकालो, तो आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके इसकी डायमीटर मुझे निकाल के देंगे, लेकिन इस मार्कर की जो ओरिजिनल डायमीटर है, जिस कंपनी ने इसे बनाया होगा, उसने जो इसकी फिक्स डायमीटर रखी होगी, उसको हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे। और हम प्रैक्टिकल में जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके इसकी डायमीटर निकालने वाले हैं, वो कौन सी वैल्यू होगी, मेजर्ड वैल्यू। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर जब बात हम मेजरमेंट की करते हैं तो वहाँ एरर होती ही है, कम या ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे एरर होती है। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू हमेशा क्या होती है, स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है। हमेशा एरर होगी तो उसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है ये थोड़ी सी अलग अलग होगी। मैं एग्जांपल के साथ भी आपको बताऊंगा। सपोज़ ये जो मार्कर पेन है, सपोज़ इसकी डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर, 2.50 सेंटीमीटर। अच्छे इंस्ट्रूमेंट से हमने उसको नापा है, अब इसकी बात करेंगे बाद में। अच्छे इंस्ट्रूमेंट से मतलब क्या, तो ये दोनों हमको बताएंगे। और अगर लैब में जाके मैं वही इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करूँ, तो सपोज़ मुझे रीडिंग ऐसा मिला 2.49, या किसी और ने मेजर किया उसको मिला 2.51, तो ये हो गई मेजर्ड वैल्यू। और ये क्या है, उसकी एक्चुअल वैल्यू, दैट इज़ ट्रू वैल्यू। तो अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो जो रिजल्ट बचेगा उसको कहते हैं एरर। सो एरर इज़ नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। एरर इज डिफाइंड एज व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ये पूरा टॉपिक समझने के लिए इन दोनों को ध्यान में रखो। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है और मेजर्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है, उसको आगे जाके हम एस्टिमेट भी करने वाले हैं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीशन से। तो एक्यूरेसी बेसिकली क्या होती है, देखो टाइटल लिखा है मैंने, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों ही चीज़ें इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ये दोनों ही किस पे डिपेंड करती है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट, उसके ऊपर ये क्या करती है, डिपेंड करती है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो एक्यूरेसी क्या होता है, ये वर्ड तो हम हमेशा ही सुनते हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है, एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ द क्लोजनेस टू द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू।
देखो ये दोनों वर्ड यहाँ पे भी आ गए, इसलिए मैंने उनको पहले ही एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज मीन बाय एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जो क्वांटिटी हम नाप रहे हैं, द क्वांटिटी वी आर गोइंग टू मेजर, इफ यू मेजर दैट क्वांटिटी, देन हाउ क्लोज दैट मेजर्ड वैल्यू इज विथ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के वो कितने पास है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हमेशा ही मेजरमेंट में एरर होती है, हम उसको पूरी तरह से मिटा नहीं सकते। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। हम एरर को पूरी तरह से इलिमिनेट नहीं कर सकते। वी कैनॉट इलिमिनेट द एरर कंप्लीटली, बट वी ट्राई टू मिनिमाइज इट। बट हम उसको मिनिमाइज करने का, कम से कम रखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी या किसी मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी हम कैसे बता सकते हैं? तो वो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है। अगर सपोज एक और स्टूडेंट को, सपोज ये जो रीडिंग है, एक स्टूडेंट ने ये रीडिंग लिया और दूसरा जो स्टूडेंट है उसने ऐसा रीडिंग, उसका रीडिंग ऐसा आया 2.53, और एक तीसरा वाला स्टूडेंट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा थोड़ा सा, उसका रीडिंग आया 10। तो देखो अब ये तीनों मेजर्ड वैल्यू है, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने इनको रिकॉर्ड किया है। तो अब हम एक्यूरेट किसको बोलेंगे? जो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होगी, इसके आसपास होगी, 2.50 के आसपास। तो इन तीनों में से 2.0 के आसपास, 2.50 के आसपास कौन है? ट्रू वैल्यू के आसपास ये सबसे पास है। तो इसको हम बोलेंगे मोर एक्यूरेट। इसको हम क्या बोलेंगे? मोर एक्यूरेट। अगर आप इसकी बात करें तो ये भी उसके आसपास ही है, लेकिन इससे ज़्यादा दूर है, इससे थोड़ा दूर है। ये ज़्यादा क्लोज है, ये इससे थोड़ा कम क्लोज है। तो ये इसके बारे में हम क्या बोलेंगे? ये लेस एक्यूरेट है, ये मोर एक्यूरेट है, और ये लेस एक्यूरेट है। और जो तीसरा वाला स्टूडेंट जो है, उसने ये जो रीडिंग लिया है, ये तो उसके आसपास भी नहीं है। तो फिर भी क्या है, हम इसे एरर कहेंगे? नहीं। अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस अगर आता है, देखो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली नहीं, कंप्लीटली कितना डिफरेंस आएगा? 7.5। मतलब जो पेन जिसकी डायमीटर इतनी है, उसको मेजर करने के बाद इसका जो रीडिंग आया वो बता रहा है कि पेन की डायमीटर इतनी है, ऐसा पूरा सिलेंडर। तो एक्चुअल में तो पेन इतना है, इतनी डायमीटर है, वो दिखा रहा है, उसका रीडिंग बता रहा है इतनी है। तो ये इसको एरर नहीं बोल सकते, तो इसको बोलते हैं फॉल्ट। तो हमें समझना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फॉल्ट। तो ये दोनों एरर है। इन दोनों रीडिंग में जो अनसर्टेनिटी है उसको हम एरर बोलेंगे, लेकिन इसमें जो अनसर्टेनिटी है उसको हम एरर नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। इसे कहते हैं एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। व्हाट मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। अब ये जो वर्ड आया अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब क्या? कि जिसके बारे में हम श्योर नहीं है। अनसर्टेनिटी जो डिजिट होते हैं किसी भी मेजरमेंट में, वो डिजिट होते हैं जिसके बारे में हम क्या होते हैं? ज़्यादा श्योर नहीं होते, या वो जो अनसर्टेनिटी होती है उसकी वो अनसर्टेनिटी ही बेसिकली एरर का रीज़न होती है। या वो अनसर्टेनिटी ही एक टाइप की क्या हो सकती है? एरर हो सकती है। जो एरर है यहाँ पे, वो जो डिफरेंस है उसको ही हम क्या बोल सकते हैं? अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं। अब ये अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी एक्यूरेसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अनसर्टेनिटी मतलब देखो, अभी फिर से मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर हमने डिफरेंस लिया तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 0.01, और यहाँ पे अगर लिया तो 0.02। तो 0.01 बेसिकली क्या है? अनसर्टेनिटी। और 0.03 क्या है? अनसर्टेनिटी। इनके बारे में हम श्योर नहीं है, एक्चुअल तो रीडिंग ये है। तो ये क्या है? बेसिकली अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे जितनी ये कम होगी उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। देखो ये कम है तो मैंने पहले ही बताया, ये कम है यानी कि ये रीडिंग की एक्यूरेसी क्या है? ज़्यादा है। इस मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी ज़्यादा है। इसकी अनसर्टिनिटी थोड़ी ज़्यादा है, मतलब इससे एज़ कम्पेयर टू दिस इसकी एक्यूरेसी क्या है? थोड़ी सी कम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट? एक्यूरेसी। अब बात करते हैं प्रिसिशन की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ मीन बाय एक्यूरेसी। अब बात करते हैं हम प्रिसिशन की। अब प्रिसिशन क्या होता है?
प्रिसिशन भी पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। देखो कुछ इंस्ट्रूमेंट के मैं आपको नाम बताऊंगा, जब आप फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब में जाओगे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, तो पहले 2-3 एक्सपेरिमेंट में तो आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हो। मैं 3 इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताऊंगा, आपको हमेशा के लिए वो याद रखने हैं जब तक आप वो प्रैक्टिकल लैब में जाके उसको पढ़ते नहीं। पहला वाला है वो तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, हमारी स्केल, जो हमारी मीटर स्केल होती है वो, या फुट स्केल, वो कौन सी भी जो स्केल होती है जो हम यूज़ करते हैं 30 सेंटीमीटर वाली या 15 सेंटीमीटर वाली, छोटी या बड़ी। दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ। एक है अपनी स्केल, दूसरा है वर्नियर कैलिपर और तीसरा है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो देखो अब प्रिसिशन की बात करते हैं। अब ये मैंने क्यों लिखा है वो आपको पता चलेगा। व्हाट इज मीन बाय प्रिसिशन? दिस इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द मेजरमेंट। लिमिट ऑफ द मेजरमेंट मतलब क्या कि उस चीज़ से हम कम कितनी मेजरमेंट ले सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, उसका रिजोल्यूशन कहेंगे या उसकी लिमिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा, जैसे हमारी जो स्केल होती है, तो हमारी स्केल से हम कम से कम कितना डिस्टेंस नाप सकते हैं, 1 mm। इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर। हम ज़्यादातर बात सेंटीमीटर में या मीटर में करेंगे, राइट। तो ये क्या करता है, देखो अब मैं एकदम क्लियरली यहाँ पे बताऊंगा। ये क्या करता है कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद, अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूँ तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही नाप सकता है। मतलब आप अपनी ऑर्डिनरी स्केल से 1 mm 2 mm मीन्स 0.1 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर ही नाप सकते हैं, राइट। अब ये दूसरा वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या कर सकता है, मैं सेंटीमीटर ही लिखूंगा नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये वर्नियर कैलिपर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, 0.01 सेंटीमीटर तक नापता है। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद वो 2 डिजिट तक नाप सकता है। ये एक ही डिजिट तक नाप सकता है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, बट इट कैन मेजर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इट कैन मेजर अप टू 2 डिजिट्स, राइट। और तीसरा अगर मैंने लिया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये आप आगे जाके आपको वो समझ आ जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट बहुत ही सिंपल वर्किंग होता है ये सब इंस्ट्रूमेंट का। वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक नाप सकता है। कितने डिजिट तक नाप सकता है, 3 डिजिट तक नाप सकता है। तो कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है, ये वाला सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। इसी को बोलते हैं प्रिसिशन। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिसिशन। मैं फिर इसका एग्जांपल लूँगा मार्कर पेन का। सपोज़ ये तीनों इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके आपने मुझे इसका रीडिंग बताया। पहले वाले ने क्या किया, एक स्टूडेंट ने स्केल का इस्तेमाल किया। अब अगर स्केल से मैं इसकी डायमीटर कैसे नापूंगा, तो मैं स्केल को सीधा यहाँ पे रखूँगा, तो मुझे स्केल में रीडिंग बताया 2.5 सेंटीमीटर। अब ये 2.5 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि वो जो mm जो लाइन है वो एग्जैक्टली यहाँ पे कोइंसाइड होगी ऐसा नहीं है। बराबर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? वो एग्जैक्टली यहाँ पे कोइंसाइड होगी ऐसा नहीं हो सकता। वो थोड़ी सी पीछे भी रह सकती है, आगे भी। लेकिन हम क्या करते हैं, चलो हम मान लेते कि वहाँ तक पहुँचे, तो हम वो वहाँ पे अनसर्टनिटी हो गई, हमने वो ले लिया। अगर मैं इसको वर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे अगर मैं उसको नापूँ, तो ये मैं भी बता सकता है। सपोज़ मैं इसको 2.4 लूँगा, क्योंकि उसकी 5 डिवीज़न उसने कवर की नहीं थी, तो 2.4 ही होगा। ओरिजिनल उसकी ट्रू वैल्यू मैंने बताई है, ट्रू वैल्यू कितनी होगी, 2.50 सेंटीमीटर कंपनी ने बताई है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब यहाँ पे ये जो वर्नियर कैलिपर है, जब हमने इसका इस्तेमाल किया तो उस वर्नियर कैलिपर ने हमें बताया 2.49 सेंटीमीटर। अब जब मैंने माइक्रोमीटर से मेजर की इसकी डायमीटर, तो माइक्रोमीटर ने मुझे बताई 2.495 सेंटीमीटर। तो देखो पहले वाली जो रीडिंग हमने स्केल से ली है वो क्या बताता है कि मैं 4 तक मेजर कर सकता हूँ डेसिमल पॉइंट के बाद। लेकिन इसके बाद क्या आएगा मुझे पता नहीं, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं मेजर कर सकता। ये किसने बताया, स्केल ने। वर्नियर कैलिपर ने क्या बताया
कि मैं डेसिमल पॉइंट के बाद 4 और 9 तक मेजर कर सकता हूँ। ये 4 तक मेजर करता है, ये 4 के बाद 9 भी देता है, तो ये इससे ज़्यादा प्रिसाइज हुआ। और माइक्रोमीटर ने क्या कहा, मैं तो 4 और 9 के भी बाद का आपको रीडिंग दे सकता हूँ, तो एक्चुअल क्या आ गया 2.495। तो ज़्यादा प्रिसिशन किसका हुआ, इसका। तो प्रिसिशन का मतलब आप इस तरह से भी याद रख सकते कि जो इंस्ट्रूमेंट हमें डेसिमल पॉइंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट देगा उसको हम ज़्यादा प्रिसाइज बोलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिसिशन। तो प्रिसिशन इज नथिंग बट द रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ मेजरमेंट। इट गिव्स द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय इट। इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं उसकी वो हमें जानकारी देता है। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसिशन को। और दोनों को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है। क्या बताता है एग्जांपल, द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम इज मेजर्ड रिपीटेडली फॉर 3 times बाय 2 स्टॉप वॉचेस ए एंड बी इफ द रीडिंग्स आर एज फॉलोज। देन ये एग्जाम्पल क्या है, देखो सेकंड्स पेंडुलम होता है। पहले तो सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। सेकंड्स पेंडुलम मतलब क्या, जो सिंपल पेंडुलम होता है अगर उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है तो उसको सेकंड्स पेंडुलम बोलते हैं। टाइम पीरियड 2 सेकंड मतलब क्या, उसको एक ऑस्सिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड अगर लगते हैं तो उसको सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। जैसे कि यहाँ से उसने शुरुआत की, मैंने वो पेंडुलम जो है वो मैं यहाँ पे लेके आया, इसको हम पेंडुलम बोल सकते हैं एक्चुअली। देखो ये पेंडुलम है, ये अब उसकी मीन पोजीशन में है। अब इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा खींच लिया ऐसे और यहाँ आके उसको छोड़ दिया, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर वापस यहाँ आएगा। अगर एक चक्कर पूरा करने के लिए उसको 2 सेकंड लगते हैं तो उसको बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, जिसका पीरियोडिक टाइम 2 सेकंड होता है। एक चक्कर लगाने के लिए उसको 2 सेकंड लगते हैं। एक चक्कर मतलब एक ऑसिलेशन, ठीक है। अब क्या किया, 2 अलग अलग क्लॉक हमने लिए ए और बी, और उन दोनों क्लॉक से हमने वही सेकंड पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम मेजर किया कि वो सच में 2 सेकंड ले रहा है कि नहीं। तो जो ए क्लॉक से जो रीडिंग मिले तो वो इस तरह से मिले, और जो बी क्लॉक के रीडिंग्स मिले तो वो इस तरह से मिले। अब आपको बताना है कि आप अब इस रीडिंग्स के बारे में, इसकी एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में आप क्या बोल सकते हो। What about the accuracy of the A and B, and what about the precision of A and B? क्या बोल सकते हो, क्या हो सकती है एक्यूरेसी और प्रिसिशन। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, जो क्लॉक ए है उसके जो रीडिंग्स है वो यहाँ पर एक्यूरेसी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो, जैसे कि मैंने कहा एज पीरियोडिक टाइम ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, ये डेटा हमें पता होना चाहिए, इज 2 सेकंड। उसका पीरियोडिक टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो हमारे रीडिंग्स जो है वो अगर 2 के आसपास आएंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। और ए और बी में से कौन 2 के ज़्यादा आसपास है, ये वाले। तो बेसिकली ए क्या हुआ, एक्यूरेट हुआ, मोर एक्यूरेट। बी के रीडिंग देखो क्या है, 2.5 के आगे जा रहे हैं, तो बी एक्यूरेट नहीं है, ए एक्यूरेट है। लेकिन प्रिसिशन किस में ज़्यादा है, ए में या बी में। तो देखो प्रिसिशन की, अब हम कौन ज़्यादा प्रिसाइज है ये कैसे ढूंढेंगे हम। तो देखो यहाँ पे 2.01 आया, उसके बाद 2.1 आया, और उसके बाद 2.98 आया। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद का अगर आप डिजिट देखोगे तो 5, 5, 5, और यहाँ पे 6, 5, 5, मतलब 56। आफ्टर डेसिमल पॉइंट ये 56 आया, ये 55 आया, और ये 57 आया। तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ये जो रीडिंग्स है वो क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज है। तो ये सब हम अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया, एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसिशन क्या होता है। ओके, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है, डिफाइन एक्यूरेसी। क्वेश्चन इस पे ऐसा भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, और गिव द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तो कम से कम हमारे पास 2 से 3 पॉइंट तो होने चाहिए
उसको डिफाइन करने के लिए या उसका डिफरेंस बताने के लिए। आगे हम बात करेंगे एरर की। तो एरर बेसिकली क्या होता है, हमने पहले ही डिफाइन किया, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट, एरर, राइट। सो मैथमेटिकली एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू क्या है वो हमें अभी पता चला है। तो ये एरर जो होती है ये अराइज क्यों होती है, किसकी वजह से, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरर इन एनी पर्टिकुलर मेजरमेंट। तो इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं एरर के। पहला टाइप उसका होता है सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है रैंडम एरर। और उसके बाद भी हम ग्रॉस एरर वगैरह और लीस्ट काउंट एरर ऐसे एक दो छोटे छोटे उसके टाइप भी हम पढ़ेंगे। तो लेकिन ये दोनों बेसिकली इम्पोर्टेंट टाइप्स है एरर के। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, देखो उसका नाम है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब क्या, कि जो एरर सिस्टम की वजह से तैयार हुई है, द एरर विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू और फॉर्म्स ड्यू टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। कौन सी सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, जिस सिस्टम के अंदर उसकी मेजरमेंट ली जा रही है। तो देखो मतलब अगर हम बात करेंगे, अगर हम कहीं पे लेबोरेटरी में वगैरह जाके अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज करके हम इसकी डायमीटर नाप रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की, तो इसकी डायमीटर नापते वक्त कौन कौन से सिस्टम के कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हुए हैं। तो एक तो इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसकी डायमीटर नाप रहे हैं। सेकंड थिंग इज़ टेक्निक, जो टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, इसकी डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए, जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो, और लास्ट में आते हैं हम खुद, राइट। तो इसी के बेसिस पे इसके 3 सब टाइप्स है सिस्टमैटिक एरर के। तो पहले सिस्टमैटिक एरर क्या होती है वो हम पढ़ लेते हैं। एरर विच कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। देखो सिस्टमैटिक एरर क्या होती है ये तो मैंने आपको बताया, द एरर विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम विच इज़ इन्वॉल्विंग फॉर द मेजरमेंट, राइट। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर जो होती है उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, देखो कि ये जो एरर होती है ये एक तो पॉजिटिव एरर हो सकती है और या तो निगेटिव हो सकती है। ध्यान से सुनो, एक तो ये सिस्टमैटिक एरर क्या हो सकती है, एक तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर निगेटिव हो सकती है। इसलिए उसको कभी कभी कहा जाता है वन साइडेड एरर। एक तो ये पॉजिटिव हो सकती है, नहीं तो निगेटिव। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके इसका मतलब क्या है। इसकी वजह से उसको यूनिडायरेक्शनल एरर भी कहा जाता है। एक ही डायरेक्शन में, अगर मतलब पॉजिटिव है तो थ्रू आउट वो पॉजिटिव ही रहेगी, और अगर निगेटिव है तो थ्रू आउट क्या रहेगी, निगेटिव ही रहेगी। कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव ऐसा नहीं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगी। जितनी भी हम मेजरमेंट लेंगे 5, 10, 15 उस सब में वो पॉजिटिव ही रहेगी, या जितने भी रीडिंग लेंगे उसमें सब क्या हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकती है, राइट, निगेटिव ही हो सकती है। तो इसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है, यूनिडायरेक्शनल। ये सिस्टमैटिक एरर के लिए ध्यान में रखो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। सिस्टमैटिक एरर आर द डैश डैश काइंड ऑफ एरर, वन साइडेड एरर और यूनिडायरेक्शनल, ऐसे कुछ तो ऑप्शन वहाँ पे हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय वन साइडेड एरर, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर में, मतलब इसके टाइप्स। नाउ देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, second one is imperfection in experimental techniques and third one is personal error। तो देखो इनकी जो भी डेफिनेशन होगी वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, तब आप पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने उनको लिखा नहीं है, मैं आपको सिर्फ वो बताने वाला हूँ, और उनकी प्रॉपर ऐसी कुछ डेफिनेशन भी नहीं है, वो सब एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, उसका नाम ही देखो, नाम ही क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। द एरर विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट हम मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें ही कुछ अगर एरर है, मतलब वो फॉल्टी है थोड़ा सा। फॉल्टी का मतलब क्या होता है कि उसकी जो सेटिंग्स है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, मतलब वो थोड़ा सी सेटिंग जो है उसकी डिस्टर्ब हो चुकी है, और फिर भी हम उसको ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो एरर उसकी वजह से तैयार होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास स्केल है, ये देखो ये स्केल हमारे पास है। अगर हम इस स्केल का इस्तेमाल करके कुछ डिस्टेंस नाप रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, सपोज मुझे इस बोर्ड की विड्थ नापनी है,
यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मैं नापने वाला हूँ, और मैं नज़र क्या रखूँगा इस ज़ीरो पे, हाँ इस ज़ीरो पे। अभी आपको कैमरा में दिखेगा नहीं दिखेगा, वीडियो में आप अपनी खुद की स्केल लेके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है 0, फिर उसके बाद 10 मिलीमीटर के बाद 1 आता है, तो 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर हुआ, 1 से लेकर 2 तक 2 सेंटीमीटर हुआ। इस तरीके से स्केल का कैलिब्रेशन होता है, उसे बोलते हैं कैलिब्रेशन। हाँ, ये जो लाइंस होती है उनको बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो सपोज़ हम बहुत दिनों से स्केल यूज़ कर रहे हैं, अगर हम बहुत दिनों तक वो स्केल यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये जो कैलिब्रेशन है उसका वो जो लाइंस है वो थोड़ी सी धुंधली हो जाती है, दैट मे गेट वाइप आउट। तो सपोज़ 0 की ही लाइन डिसअपियर हो गई, इमेजिन करो 0 की लाइन क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। यहाँ पे जो 0 की बड़ी लाइन है वो ही डिसअपियर हो गई। अब जब हम उसको मेजरमेंट के लिए जब उसका इस्तेमाल करेंगे, इसकी ब्रीथ मेजर करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो 0 की जो लाइन है वो तो अब वहाँ पे नहीं है, हाँ वो तो वाइप आउट हो गई। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर की जो लाइन दिख रहे हैं हम उसको 0 इमेजिन कर लेंगे, राइट, और उसी से ही हम नापेंगे। तो सपोज 0 से लेकर 30 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारा जो 0 है हमने उसको क्या किया, ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट किया। मतलब शिफ्ट किया मतलब क्या हुआ कि हम उसको ही 0 मान रहे हैं ऊपर वाले का, क्योंकि जो ओरिजिनल जो 0 है वो तो निकल गया, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो जब भी हम 30 सेंटीमीटर बोलेंगे, एक्चुअली वो 30 सेंटीमीटर नहीं होगा, वो क्या होगा 29.9 सेंटीमीटर। तो आप कुछ भी किसी की भी अगर इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज़ की अगर आप लेंथ नापेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, वो हमेशा ही हमें 1 मिलीमीटर रीडिंग क्या दिखाएगा, कम। तो हर बार अगर हमें इसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो हमें 1 mm का रीडिंग क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और कम का मतलब होता है निगेटिव। अगर ज़्यादा मिला होता तो पॉजिटिव, कम मिल रहा है मतलब क्या, निगेटिव। मतलब जो भी हम रीडिंग लेंगे उसमें हमें हमेशा के लिए कौन सी एरर मिलेगी, निगेटिव। 1 mm कम मिलेगा मतलब कौन सी, निगेटिव। तो हर रीडिंग के लिए जहाँ जहाँ मैं इसका इस्तेमाल करूँगा मुझे सिर्फ निगेटिव ही एरर मिलेगी। दैट्स वाई दिस एरर इज कॉल्ड एज वन साइडेड एरर। अब आपको समझ आ गया होगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज वन साइडेड एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है वो क्या होती है, द एरर विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। अब फॉल्टी क्या हो सकता है, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली इसके लिए है, ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू व्हाट, इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन और डिज़ाइन। मैंने अभी आपको कैलिब्रेशन का मतलब बताया। तो सपोज़ एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि उसके ऊपर की जो कैलिब्रेशन है वो ही गलत है, उसका डिज़ाइन ही गलत है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के वजह से जो एरर हमें मिलेंगी उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। दैट इज़ ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड वन इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इस टाइप में क्या होता है कि सपोज इंस्ट्रूमेंट क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह से कैलिब्रेट है, उसकी डिज़ाइन अच्छी है, वो अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन उसको यूज़ करने की जो टेक्निक है, जो प्रोसीजर है, वो हमें पता नहीं है। वहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें पता नहीं कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इसको हैंडल कैसे करना है। तो जो एक्सपेरिमेंट, ये जो गड़बड़ी है वो कहाँ पे है, फिर टेक्निक में। वो एक्सपेरिमेंट का इंस्ट्रूमेंट तो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, वहाँ की उसकी वजह से एरर जो है वो अराइज हो रही है। तो इस टाइप की एरर को हम क्या बोलेंगे, एरर्स विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर मैंने आपको कहा कि आपको मैंने एक थर्मामीटर दिया, सपोज़ ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर पता है ना आपको, थर्मामीटर उसका जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसमें मर्क्यूरी भरा हुआ होता है सब, हाँ, और उसके अंदर मर्क्यूरी का कॉलम होता है, और ये सेंसर भी होता है बेसिकली। वो क्या होता है, थोड़ा सा सेंसर, वही टेम्परेचर सेंस करता है और फिर हमें रीडिंग मिलता है। तो सपोज़ मैंने एक स्टूडेंट को थर्मामीटर दिया, मैंने कहा वो थर्मामीटर उठा लो और मुझे रूम टेम्परेचर बताओ कितना है। तो देखो, अगर उसने
वो जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो है, थर्मामीटर जो, अगर मुझे रूम का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो मुझे वो थर्मामीटर ऐसा पकड़ना पड़ेगा, राइट? ये एक्चुअली, ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एक्चुअली वो कुछ हद तक इसमें भी आ सकता है और कुछ हद तक इसमें भी आ सकता है। मैं एक्चुअली वो एग्जांपल आपको इसमें ही दूंगा, वो ज़्यादातर इसमें ही इस्तेमाल होता है। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मीन्स मैं उसके लिए आपको दूसरा वाला एग्जांपल दूंगा। सपोज दो लेंस हमारे पास है, ये वाला और ये वाला। अब होता क्या है, यहाँ पे मैं कुछ फार्मूला वगैरह की बात नहीं करूँगा। ये जो ये लेंस है वो हम 12th में जाके जब हम लाइट का जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हमें ये लेंसेस वगैरह सब आ जाएंगे ऑप्टिक्स में, 11th में भी है। तो सपोज़ मुझे इन दोनों एक फार्मूला मेरे पास है, वो फार्मूला मुझे क्या बताता है कि उस फार्मूला में मुझे इन दोनों लेंस में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, आई वांट दैट डिस्टेंस विच आई हैव टू यूज़ दैट पर्टिकुलर फार्मूला। उसके बेसिस पे एक फार्मूला बना है। कौन सा फार्मूला है वो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक फार्मूला बना है और उस फार्मूले में मुझे वैल्यू पुटअप करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, राइट? लेकिन लेंस के दोनों के बीच में का डिस्टेंस तो ये है एक्चुअली, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमने कहाँ से नापा, वो जो लेंस 1 मीटर स्केल के ऊपर है ना, तो हम तो उसको यहाँ से नापेंगे। एक्चुअल क्या है, डिस्टेंस है ये। तो इस तरीके की जो टेक्निक होती है उसकी वजह से भी एरर तैयार हो जाती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। क्या है, फॉर्मूला तो इसके हिसाब से बना है, लेकिन एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो यहाँ से है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। हम प्रैक्टिकली जब उसको नापते हैं तो यहाँ से नापते हैं, वो 2 लेंस मीटर स्केल के ऊपर है, हम तो वो उसका कैलिब्रेशन देखते हैं, यहाँ कितना है, यहाँ 30 हो, यहाँ पे 50 है, तो कितना हुआ फिर डिफरेंस, 50 - 30 20। लेकिन एक्चुअली जो उनका डिस्टेंस है वो तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस होगा उसका एक्चुअल। तो इस तरह की जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होती है वो भी क्या हो सकती है, एरर को प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसको बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तीसरी एरर आती है पर्सनल एरर। अब ये तीसरा वाला पार्ट है सिस्टमैटिक एरर का। सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स, तो 2 पार्ट तो हो गए, इंस्ट्रूमेंट भी हो गया और टेक्निक भी हो गई, तीसरे हम खुद। ये पर्सनल एरर जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं यहाँ पे वो एग्जांपल दूंगा। पर्सनल एरर का मतलब क्या होता है, द एरर विच इज अराइजेज ड्यू टू, देखो, द एरर विच इज अराइजेज ड्यू टू केयरलेसनेस, क्या बोल सकते हैं हम उसको, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, सेटिंग्स बोलो, नॉलेज बोलो, या केयरलेसनेस ऑफ पर्सन और ऑब्जर्वर। हमारी गलती की वजह से, एक ही लाइन में अगर इसको डिफाइन करना अगर हम करना चाहेंगे तो हमारी गलती की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर, ऐसा उसको हम बोल सकते हैं, राइट? तो ये एरर कैसे तैयार होती है कि देखो, इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा है, टेक्निक भी अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उस इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग कैसे करनी है, उसको कैसे पकड़ना है, वो हमें पता ही नहीं है। तो इसकी वजह से जो एरर तैयार होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर। और जो दूसरी बात मैं इसके बारे में बता रहा था वो एक्चुअली इसके बारे में थी, वो टेम्परेचर वाली बात, थर्मामीटर वाली बात। तो अगर मैंने एक स्टूडेंट को बताया कि मुझे रूम का टेम्परेचर नाप के दिखाओ, वहाँ पे थर्मामीटर पड़ा है उसको उठाओ और मुझे रूम का टेम्परेचर बताओ, रूम टेम्परेचर। तो जो थर्मामीटर होता है उसका जो बेस वाला जो छोटा सा पार्ट होता है चमकीला, वो एक्चुअली सेंसर होता है, मतलब वो टेम्परेचर को सेंस करता है। बाकी का पार्ट तो पूरा ग्लास का बना होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे वैसे वैसे वो मर्क्यूरी क्या होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी उस कॉलम में। आपने सबने वो थर्मामीटर देखा होगा, राइट? अगर अब मैंने उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को रूम का टेम्परेचर अगर मैंने रूम का टेम्परेचर अगर मैंने उसको मेजर करने के लिए कहा, तो अगर उसको पता ही नहीं कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको पकड़ते कैसे हैं, तो वो क्या गलती कर सकता है। और हमेशा ही बच्चे ये गलती करते ही है। वो क्या करते हैं, वो थर्मामीटर को ऐसे पकड़ते हैं, राइट? अब ये वाला पार्ट तो उसका सेंसर का पार्ट है। अब अगर उसने मुझे वो रीडिंग्स बताई रूम टेम्परेचर की, क्या वो सही होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि
उसने यहाँ पे उसका हाथ लगाया है तो वो टेम्परेचर जो आया तो वो उसके बॉडी टेम्परेचर आया। कौन सा टेम्परेचर आया? बॉडी टेम्परेचर। अगर उसको कैसे पकड़ना चाहिए था एक्चुअली, उसको वो जो सेंसर है उसको ऐसा खुला छोड़ देना चाहिए था ऐसे, और फिर रीडिंग लेनी चाहिए थी। तो ये जो टेक्निक होती है, अगर वो टेक्निक हमें पता नहीं होती कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल करना है, उसकी प्रॉपर सेटिंग कैसे करनी है, उसको पकड़ना कैसे है, तो इस तरह की एरर्स क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है। और ये वाला भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से बच्चे तो देखो, आपको पता ही होगा, आपने कभी प्रैक्टिकल लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो बहुत से बच्चे इसकी वजह से भी इसकी वजह से ज़्यादा एरर तैयार होती है, केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर जो है, देखो ग्रुप में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, 7-8 बच्चों का ग्रुप होता है, 1-2 बच्चे सीरियसली उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, बाकी के बच्चे तो क्या करते हैं, वैसे करना तो नहीं चाहिए लेकिन वो करते हैं, ज़्यादा उनका ध्यान एक्सपेरिमेंट की तरफ होता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पर्सनल एरर तैयार होती है। मैं इसका आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है, और ये एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे केयरलेसनेस की बात नहीं होगी एक्चुअली, और प्रॉपर सेटिंग की भी बात नहीं होगी, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी बात नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो सकता है, देखो अगर आपको वोल्ट मीटर तो पता होगा, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बॉक्स होता है उसका, और उसके ऊपर ऐसे कैलिब्रेशन होता है स्केल का, और यहाँ पे वोल्ट लिखा हुआ होता है, और यहाँ पे होता है एक नीडल, और ये उसका जो सरफेस है ऊपर का वो पूरा ग्लास से ढका हुआ होता है, मतलब ऊपर से ग्लास और नीचे वो नीडल, इतना डिस्टेंस होता है उसमें। तो ये एक्सपेरिमेंट आप, ये जो सिचुएशन में अभी बता रहा हूँ ना, इसको आप थोड़ा सा कभी अगर वोल्ट मीटर आपके सामने आ जाए तो उसको करके देखो, आपको भी पता चल जाएगी कि एरर कैसे अराइज हो सकती है हमारी वजह से। तो देखो सपोज बच्चे वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, ये नीडल जो है ये यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। सपोज नीडल एग्जैक्टली 3 के ऊपर है, किसके ऊपर है, 3 के ऊपर। अब जो बच्चा इसके एग्जैक्टली सामने खड़ा है, ऐसे ये बच्चा है सपोज, ये एग्जैक्टली इसके सामने खड़ा है तो उसको ये 3 दिखेंगे। लेकिन अगर एक बच्चा वो यहाँ पे खड़ा है विथ सर्टन एंगल विद द इंस्ट्रूमेंट, तो उसको क्या लगेगा कि ये नीडल यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है, तो उसका आंसर आ जाएगा 2.2, 2.3। जो सामने वाला स्टूडेंट है उसको तो 3 दिख रहा है, जो यहाँ वाला है उसको 3.2 दिख रहा है। और जो यहाँ वाला स्टूडेंट है, 3 बच्चे सपोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ वाला जो स्टूडेंट है उसको ये नीडल यहाँ पे दिखेगी 2.7, 2.8 वगैरह यहाँ पे। तो इस तरीके से भी क्या हो सकता है, वो उस इंस्ट्रूमेंट में एरर तैयार हो सकती है। सो सच काइंड ऑफ एरर आर कॉल्ड एज व्हाट, पर्सनल एरर। अब सवाल ये आता है कि क्या हम पर्सनल एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं? तो यस, द आंसर इज हम पर्सनल एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। पूरी तरीके से तो नहीं निकाल सकते, सॉरी पर्सनल एरर को नहीं, सिस्टमेटिक एरर को हम निकाल सकते हैं। कैन वी रेक्टिफाई सिस्टमेटिक एरर? क्वेश्चन ये आएगा, क्या कैन वी रेक्टिफाई सिस्टमेटिक एरर? द आंसर इज यस, वी कैन डेफिनेटली रेक्टिफाई द सिस्टमेटिक एरर। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? सी द डिफेक्ट एंड करेक्ट इट। जो डिफेक्ट वहाँ पे है उसको करेक्ट करो, उसको ऑब्जर्व करो, उसको करेक्ट करो, तो ये एरर क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट अगर फॉल्टी है तो उसको बदलो, अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट लो, एरर मिनिमाइज हो गई। अगर टेक्निक में खराबी है तो टेक्निक बदलो, मेजरमेंट की टेक्निक बदल दो, तो भी हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसको तो हम इजीली मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, सिस्टमेटिक एरर। अब दूसरा जो टाइप है एरर का वो है रैंडम एरर। वो क्या है? रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होती है, उसका नाम ही देखो क्या है, रैंडम एरर। मतलब द एरर विच आर इरेगुलर हुज कॉज इज नॉट नोन एंड रैंडम इन नेचर इन देयर साइन एंड साइज आर कॉल्ड एज रैंडम एरर। देखो बहुत जो डेफिनेशन एक्चुअली इसका वो दिखने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, एक्चुअली वो है बहुत इजी। रैंडम एरर बेसिकली होती क्या है कि जिसका कॉज हमें पता ही नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दैट एरर, वो हमें क्या नहीं होता, पता ही नहीं होता कि ये किसकी वजह से हो रहा है। सच काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड एज व्हाट, रैंडम एरर। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि सपोज
हम यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रूम में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि होल्ट मीटर, सपोज उसमें उसका एक पार्ट है होल्ट मीटर की, हम रीडिंग ले रही है, रीडिंग ले रहे हैं। नाउ सपोज सडनली क्या हुआ कि वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया, अचानक से क्या हो गया, वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया। अब वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे रीडिंग क्या हो गए, बदल गए। तो रीडिंग्स में, मेजरमेंट में क्या अराइज हुई, एरर तैयार हुई, राइट। तो इस तरह की एरर को क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। अब सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये वन साइडेड एरर है, तो ये है टू साइडेड एरर। ये क्या हो सकती है, टू साइडेड एरर हो सकती है। टू साइडेड एरर मतलब क्या, कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। मतलब क्या, मैंने पहला रीडिंग लिया तो पॉजिटिव एरर आ गई, उसी चीज़ का मैंने दूसरी बार रीडिंग लिया तो निगेटिव एरर आ गई, इसलिए तो उसको रैंडम एरर बोलते हैं, राइट। इसकी वजह से यहाँ पे लिखा है कि ये जो होती है ये रैंडम होती है, उसके साइन में भी और साइज में भी। पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। एक ही चीज़ का हम रीडिंग ले रहे हैं, मतलब इसका ही रीडिंग ले रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसे कुछ हो गया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, सपोज़ ये जो रूलर है, ये जो स्केल है, ये स्टील की है। क्या है, किसकी है, स्टील की, राइट। अब होता क्या है कि अगर हम इसकी लेंथ विंटर में अगर हम इसकी लेंथ नापेंगे तो थोड़ा बहुत हमें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। विंटर में अगर हम नापेंगे तो ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन, विंटर में तो ठंड ज़्यादा होती है, तो हो सकता है ये थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, थोड़ी सी कॉन्टैक्ट हो जाए इन द सेंस ऑफ माइक्रोमीटर और मिलीमीटर। नहीं तो आप बोलेंगे मतलब वो 15 मीटर 30 सेंटीमीटर की 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, इतना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। वो क्या हो सकती है, 1 mm, हाफ mm या माइक्रो मिलीमीटर से भी वो क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। समर में क्या होगा, ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ है, हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। एक्सपांशन इन सॉलिड, कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड। अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो एक्सपांड हो जाती है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि विंटर में उसकी लेंथ कम हो गई और समर में उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई, स्केल तो वही है, राइट। तो ये दोनों साइड की एरर उसमें आ गई, प्लस भी आ गई और माइनस भी आ गई। एक बार उसकी साइज़ बढ़ गई, दूसरी बार उसकी साइज़ क्या हो गई, घट गई। तो सच काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज रैंडम एरर। तो जैसे मैंने कहा था कि सिस्टमैटिक एरर को अगर मिनिमाइज़ करना है तो क्या करो कि वो डिफेक्ट को ऑब्जर्व करो और उसको सॉल्व करो, करेक्ट करो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या डिफेक्ट है, कौन किसकी वजह से ये सब हो रहा है, वही हमें पता नहीं है। यहाँ पे लिखा है मैंने, हुज कॉज इज़ नॉट नोन, पता ही नहीं हमें किसकी वजह से हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम एक ही चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट लेंगे। एक ही चीज़ के हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट लेंगे, 10, 12, 15 जितने हो सकते हैं उतने हम ज़्यादा मेजरमेंट लेंगे और सबका एवरेज निकालेंगे। सबका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। जब एवरेज निकलने के बाद जो वैल्यू हमारे सामने होगी उसको हम बोलेंगे कि वो वैल्यू करेक्ट होगी, एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होगी, वो ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोज होगी। 1-2 रीडिंग से बात नहीं बन रही तो आप क्या करो, क्योंकि हमेशा वही जो एरर है वो हर वक्त थोड़ी उसमें आएगी, राइट। तो इसकी कभी प्लस आएगी तो कभी माइनस आएगी, फिर उसका एवरेज हम लेंगे तो दोनों ही क्या कैंसिल हो जाएगी, प्लस और माइनस, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस एरर को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखो, एरर को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज़ ही कर सकते हैं, उसको हम कंप्लीटली निगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके।